तो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ऑडियो एंड वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऑडियो एंड वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। देखिए, आज की इस क्लास में हमने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या आप लोग कहें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लाइक सर, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रेलवे, अगर एग्जामिनेशंस की हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी आरआरबी जेई की अगर हम लोग बात करेंगे, तो आपको पता है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन हाल ही में होने वाला है। अगर आप रेलवे एग्जामिनेशन या रेलवे जेई की बात करें तो आपको मैं बता देता हूँ, रेलवे जेई के अंदर इसी सब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बोला है। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, इस चीज को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं कि रेलवे एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं या आरआरबी जेई की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लगभग अगर आप यहां पर चर्चा करेंगे तो 10 से 12 नंबर का पोर्शन आपको यहां से पूछा जाएगा, 10 to 12 मार्क्स। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको मैक्सिमम बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि आपके पास कंटेंट सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि चीजें ऐसी ऐसी है जो हमें कवर करनी पड़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास बेटा एप्लीकेशन पर चल रही होगी। अब क्या क्या सिलेबस है समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप में से वो बच्चे जो आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं, वो बच्चे जो आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंटेंट आपका 40 to 55 आवर्स का लगभग कंटेंट है। अब वो डिपेंड करता है आप कितना अच्छा कैच करते हैं यहाँ पर। और आपको जो मार्क्स देके जा रहा है वो 10 से 12 नंबर के मार्क्स देके जा रहा है। इसका मतलब है कि कम समय में बहुत ज्यादा मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब सिलेबस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जिस तरीके का सिलेबस उन्होंने डिक्लेयर किया है, इसको पहले तो हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि सर कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती है, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। ये इतने सारे क्या चैप्टर्स लिखे हुए हैं, या ये टॉपिक लिखे हुए हैं, या सब टॉपिक उन्होंने लिख दिए हैं, ये सारी चीजें आपको पहले सीखनी है। तो हम सबसे पहले इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए उसमें सबसे पहले दिया गया जॉब एनालिसिस। अब जैसे यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया गया मोटिवेशन, फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट थ्योरीज, उसके बाद में आप देखेंगे सेटिस्फेक्शन, यहां पर देखिए परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिस्टम। एक्चुअल में ये वो सारे टॉपिक्स यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले, यूज होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिस्टम, नाम से ही आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, हालांकि हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब वो प्रोडक्शन नहीं है जो आप लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। ये कंप्लीट टॉपिक है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ऐसे टॉपिक्स है बेटा जिसमें से बहुत सारे आप लोग अपने सेमेस्टर के बाद दोबारा पढ़े ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो आप अपने सेमेस्टर के बाद दोबारा पढ़े ही नहीं। उसके बाद देखेंगे रिलेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, ये ऐसे टॉपिक है यहां से, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। हाँ, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल आपके पास में एक बड़ा टॉपिक निकल कर आया यहाँ पर। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिस्टम, जॉब एनालिसिस, ये बड़े टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग, ये कमांडली आप लोग पढ़ते हैं। ये भी अपने आप में अच्छा खासा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद में आता है आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्ट एंड सीपीएम, एक ऐसा टॉपिक जहां से हर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जहां पर भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को कंसीडर किया गया है, भले वो आरआरबी जेई हो, या फिर अगर आप स्टेट एईएन एग्जामिनेशन की बात करेंगे, या फिर राजस्थान स्टेट के जेई एग्जामिनेशन की बात करेंगे, या फिर अगर आप गेट एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो भैया यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो यहां पर जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सिंपल प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े तो मटेरियल इन इंडस्ट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल्स, एक और ऐसा टॉपिक जहां से जिस भी एग्जामिनेशन के अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को कवर किया गया है उस एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन भी आएगा। और इसी के साथ में हम लोग कवर करते हैं बेटा एबीसी एनालिसिस। हालांकि डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे सबके बारे में। यहां पर एक टॉपिक आपको दिया गया सेफ्टी स्टॉक, फिर आ रहा रीऑर्डर लेवल, ये की टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो यहां तक का पोर्शन है ना, ये इसी का पार्ट है, मतलब इसी के अंदर आप सारी चीज पढ़ते हैं। और ये यहां पर एक टॉपिक आ रहा है बेटा जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। तो मैं आपको बोल देता हूं, ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो इस टॉपिक से पहले आप पढ़ने वाले हो। छोटा टॉपिक है पर हाँ, इससे भी अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर स्टोर्स लेआउट, स्टोर्स इक्विपमेंट, स्टोर्स रिकॉर्ड, परचेजिंग प्रोसीजर,
परचेज रिकॉर्ड, बिन कार्ड, कार्डेक्स, और ये छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं जिनको एक साथ पढ़ा जाता है। तो ओवरऑल अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो जो सिलेबस है मेनली सीपीएम पर्ट, इन्वेंट्री, उसके बाद में अगर आप देखेंगे ये सारे इन्वेंट्री के सब टॉपिक है, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग यहाँ पर, और उसके बाद में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, उसके बाद में आप देखेंगे जॉब एनालिसिस आ गया, और उसके बाद में आप बोल सकते हैं कि हाँ सर कुछ एक मिसलेनियस टॉपिक, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल्स है ना, एबीसी एनालिसिस, उसी के अंदर ये पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, सब टॉपिक्स को भी इसके अंदर लिख दिया, जिससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ना, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इतना सब पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा ये इसी के अंदर सब पढ़ा जाता है ये। और वैसे ये सारी चीजें जो आपके पास में आने वाली है ये सारे के सारे सब टॉपिक्स है जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। सर सीपीएम पर्ट के अलावा सब न्यू लग रहा है मुझे, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जैसे एक बच्चा बोल रहा है सीपीएम पर्ट जो है ये सुना सुना लग रहा है, बाकी सब नया लग रहा है। इन्वेंट्री भी बेटा आपने सुना होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल भी सुना होगा, और कुछ बच्चों ने एबीसी एनालिसिस भी सुना होगा। ये आपने सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग पढ़ा होगा, जहां पर आपको रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग आ रहा है, तो उसी से जुड़ा हुआ है ये बिल्कुल। तो एक बार मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस पूरा बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पर जो शुरुआत करने वाले हैं सबसे वेल नोन टॉपिक जो आप शायद थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, पर अब उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है आपका सीपीएम एंड पर्ट। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है जिसको हम लोग आराम से डिटेल से पढ़ेंगे, और जैसे एक बार आप इस टॉपिक को सीख लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं इससे पूछे जाने वाला कोई भी क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन के अंदर गलत नहीं करने वाले हैं। बस जरूरी यह है कि कंसेप्चुअल, जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जैसे बच्चा सुनता है उसको ऐसा लगता है कि शायद थ्योरेटिकल कहानी चलने वाली है, पर मैं आपको बता देता हूं इसमें बहुत अच्छी मैथमेटिक्स यूज होने वाली है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, पर हाँ यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो एक एक चीज आपको पता चल जाएगी। तो शुरुआत करें फिर आज के टॉपिक का। वेटेज एग्जामिनेशन में आरआरबी में बहुत अच्छा खासा वेटेज है, आप बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तब जाके आपको 10 से 12 नंबर मिल रहे हैं, पर आप इस सब्जेक्ट को देखेंगे तो अकेला सब्जेक्ट 10 से 12 नंबर का वेटेज रख रहा है। करें शुरुआत, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे तो हम लोग आगे बढ़े यहां से। सभी स्टूडेंट्स, जो पहला टॉपिक है हमारा उसका श्री गणेश करते हैं पूरी तरीके से, और बढ़िया तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। सीपीएम एंड पर्ट, सीपीएम एंड पर्ट। देखिए जहां पर आपको थ्योरी की जरूरत पड़ेगी मैं थ्योरी लिखूंगा, और जहां पर हमें थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, की पॉइंट से बात को समझ जाएंगे हम लोग, वहां पर उसको की पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग बात करें सर सबसे पहले सीपीएम होता क्या है, तो मैं इसका पूरा नाम आपको बताऊंगा फिर शुरुआत करूंगा, क्योंकि टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का पूरा नाम तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। तो सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। अभी नहीं बताया होता क्या है, बस पूरा नाम आपको लिख के बता रहा हूं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पर्ट एनालिसिस या पर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इट इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्लियर? तो मेरे ख्याल से पूरा नाम आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बात ये आ रही कि सर ये सीपीएम होता क्या है और पर्ट होता क्या है। तो इस बात को समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई प्रोजेक्ट है। अब बात ये आती है कि सर क्या प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट मान लेते हैं। अब ये लॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो जैसे सिविल इंजीनियर होता है, सर हम तो मैकेनिकल इंजीनियर है फिर हमें क्यों पढ़ा रहे, सिविल इंजीनियर भी बेटा इस टॉपिक को पढ़ता है। जैसे सिविल इंजीनियर है, उनको कोई बिल्डिंग बनानी है, अगर उनको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उनके लिए वो बिल्डिंग बनाना, वो कंस्ट्रक्शन करना एक प्रोजेक्ट हो चुका है। उनके लिए वो बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन करना क्या हो गया आपके पास में, एक प्रोजेक्ट हो गया। इसको आप एक डेली लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपको कोई टास्क दिया जा रहा है जिसको आप प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज कर रहे हैं कि सर पहले मुझे ये करना पड़ेगा, बाद में मुझे ये करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे ये करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी छोटे छोटे टास्क आपने मिलाए ना, इन सबको मिलाकर आपने जो एक बड़े टास्क का नाम दिया है वही आपके लिए प्रोजेक्ट बन गया। तो हमने कहा अगर इसको टेक्निकल भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई सिविल इंजीनियर है जिसके पास में कोई कंस्ट्रक्शन असाइनमेंट आया है, अगर उस कंस्ट्रक्शन असाइनमेंट को हम बोल रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट, तो वो क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को कुछ छोटे छोटे टुकड़े के अंदर डिवाइड कर लेगा, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर लेगा, जिसको आपने बोल दिया टास्क नंबर 1, फिर आपने बोल दिया टास्क नंबर 2, उसके बाद में आपने बोल दिया बेटा टास्क नंबर 3, और उसके बाद में आपने क्या बोल दिया यहाँ पर टास्क नंबर 4।
सर ये टास्क नंबर 1 क्या है, ये टास्क नंबर 2 क्या है, जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बोला टास्क नंबर 1 का मतलब है रॉ मटेरियल को जमा करना। ऐसे ही समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोल दिया टास्क नंबर 1 का मतलब है रॉ मटेरियल को जमा करना। हमने साधारण भाषा में इस बात को समझने की कोशिश की। फिर आपने कहा ठीक है सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, फिर टास्क नंबर 2 क्या है? आपने बोला सर टास्क नंबर 2 यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आप रॉ मटेरियल जमा कर लेते हो तो रॉ मटेरियल को जमा करने के बाद में हमारे सामने एक चैलेंज आया कि हम उस कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा? फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। तो हमने बोल दिया टास्क नंबर 2 है, रॉ मटेरियल या वर्कर को आपने जमा कर लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? उस कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। आपने कहा ठीक है सर फाउंडेशन तैयार हो चुका है, अब उसके बाद में आपने तीसरा टास्क रखा यहाँ पर। आपने क्या किया बेटा? यहाँ पर तीसरा टास्क रखा। हमने कहा तीसरा टास्क क्या हो गया? आपने क्या किया बेटा? उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। क्या कर लिया? स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। मैं हालांकि बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये टास्क और अभी तो सेग्रीगेट होते हैं और छोटे छोटे बनते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद में आपने क्या कर दिया बेटा? उसको फाइनल जो भी छोटा मोटा उसका काम बचा होगा, उस फाइनल काम को यहाँ पर जो भी फाइनल वर्क उसमें बच गया होगा, उस फाइनल वर्क को क्या कर दिया होगा? कंप्लीट कर दिया होगा। और आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आपने क्या कर दिया बेटा? यहाँ पर कंप्लीटली फिनिश कर दिया। आपने कहा कि ठीक है सर प्रोजेक्ट क्या है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है। जो पहला टास्क है कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला है। वॉइस क्यों लो आ रही है? अरे अमन तुम चिंता मत करो, अभी वॉइस को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। सर्दियों में क्या होता है बेटा, जो माइक होता है ना, हाँ उसको भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है। अमन बताओ बेटा, अभी बढ़िया आवाज आ रही है एकदम? अभी बढ़िया आवाज आ रही है? अच्छा, ट्रैकिंग एंड टूर, लक्ष्य बैच में पढ़ाया जाएगा बेटा। 2-3 क्लास जस्ट फॉर डेमो के लिए यूट्यूब पर चल रही है, ठीक है? चलिए आ जाओ। तो हमने क्या बोला कि प्रोजेक्ट जो आपको दिया गया है उसके आपने कुछ टुकड़े कर लिए हैं, और ये जो टुकड़े हैं जिनको आप टास्क बोल रहे हैं बेटा, ये जो टास्क आपके सामने आ रहे हैं, इन्हीं टास्क को एक्चुअल में आप क्या बोलते हैं यहां पर? एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिविटी। कमेंट करके बताएंगे बात समझ में आई? इन्हीं टास्क को आप क्या बोलेंगे बेटा? एक्टिविटी। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर आप इनको नहीं समझेंगे ना तो आप मान के चलिए कि फिर आगे के जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं इसके अंदर पर्ट एंड सीपीएम में दिक्कत आएगी आपको। इसलिए एक्टिविटी का मीनिंग क्या हो गया? जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है वो प्रोजेक्ट बहुत सारे छोटे छोटे टास्क से मिलकर बना होगा, और बहुत सारे छोटे छोटे टास्क से अगर मिलकर बना होगा तो उन सबको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? एक्टिविटी। या फिर साधारण भाषा में मैं ये बोल सकता हूं कि ये जितनी भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो आप देख पा रहे हैं बेटा यहां पर, ये जो एक्टिविटीज है इन सबको जब आप कंबाइंड कर रहे हैं तो आपके पास में ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। से यस और नो सभी स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या कोई भी सब्जेक्ट जो है वो जीरो से बेस्ट तरीके से ऐसे समझ में आ जाए कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हमसे गलत ना हो, मैं खुद वो क्वेश्चन से आपको करवाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ इस क्लास के अंदर इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको हर एक बात को समझना पड़ेगा, हर एक चीज को, मतलब मेरे साथ लिखने की कोशिश मत करो, ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं है, आप ये समझ पा रहे हैं एक्टिविटी क्या है। इसको आप लोग और छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल गए और आज का आपका प्रोजेक्ट है कि भैया 8 बजे स्कूल जाना है और 2 बजे घर पे आना है, तो इसको आपने एक प्रोजेक्ट मान लिया। तो आपने कहा कि यार 8 से 9 सर मैंने हिंदी पढ़ा स्कूल में, सर 9 से 10 मैंने मैथ पढ़ा, सर 10 से 10:30 सर हमारा लंच ब्रेक हो गया, 10:30 से 11:30 एक और क्लास हमने की, 11:30 से 1 बजे तक एक और क्लास की, 1 बजे से 2 बजे तक हमने एक और क्लास की। तो अल्टीमेटली ये जो छोटे छोटे आपने क्लासेस किए हैं ना, इन सबको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एक्टिविटी बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिविटी वर्ड जो है वो आपको समझ में आ गया। हमने कहा ठीक है सर एक्टिविटी वर्ड जो है वो बड़ा आसान है और हमें समझ में आ गया कि कहां से निकल कर आया एक्टिविटी वर्ड। फिर मैंने कहा सर अगर मैं किसी एक्टिविटी को यहां से, किसी भी एक्टिविटी को अगर मैं यहां से उठा लेता हूं तो उस एक्टिविटी को थोड़ा समझने की कोशिश करना। बोला सर आपने कहा कि एक एक्टिविटी है कि सुबह सुबह जब मैं स्कूल गया तो हिंदी की क्लास शुरू हुई, और हिंदी की क्लास अगर शुरू हुई तो क्लास स्टार्ट हुई होगी। बोला हाँ सर बिल्कुल स्टार्ट हुई होगी। और क्लास क्या हुई होगी बेटा?
एंड हुई होगी। क्लास जो है बेटा वो स्टार्ट भी हुई होगी और क्लास क्या हुई होगी, एंड हुई होगी। मैंने कहा क्या हुआ सर, 8 AM पर बच्चे क्लास मेरी शुरू हुई थी और 9 AM पर क्लास खत्म हो गई, और 8 बजे से 9 बजे के बीच में क्या हुआ सर, क्लास चल रही है। 8 बजे से 9 बजे के बीच में क्या हो रहा है सर, क्लास चल रही है। इट मींस क्या हुआ कि जो क्लास चल रही है ना, इसको बोला जाता है एक्टिविटी। जो पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। पर 8 बजे क्लास का शुरू होना, 8 बजे क्लास का शुरू होना, 9 बजे क्लास का खत्म होना, इसे बोला जाता है बेटा इवेंट। इसे क्या बोला जाता है, इवेंट। यानी कि कोई घटना घटित हो रही है सर यहां पर, तो सर क्या घटना हुई सर जी, क्लास शुरू हुई। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद क्लास खत्म हुई है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, क्लास खत्म हुई है। तो कोई भी एक्टिविटी का जो शुरुआती क्षण होता है, जो शुरुआती इंस्टेंट होता है, जहां पर आप बोल रहे हो कि वो एक्टिविटी शुरू हुई है सर, वो एक्टिविटी खत्म हुई है सर, इसे बोला जाता है इवेंट। अगर मैं आपको बेटा थोड़ा सा समराइज वे में इस बात को बताने की कोशिश करूं, तो देखना बेटा, अब टेक्निकल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये क्लास चल रहा है आपका, ये क्या है, क्लास चल रहा है बेटा। इसको आपने बोल दिया एक्टिविटी ए, इसको आपने क्या बोल दिया बेटा, एक्टिविटी ए। इस एक्टिविटी ए के लिए आप कहेंगे कि सर जी देखो, यहां से एक्टिविटी शुरू हुई है सर, यहां पर एक्टिविटी खत्म हो रही है, यहां पर एक्टिविटी शुरू हुई है, यहां पर एक्टिविटी खत्म हुई है। तो सर यहां से जो एक्टिविटी शुरू हो रही है उसको आपने बोल दिया स्टार्ट नोड। सर यहां पर खत्म हो रही है, इसको आपने बोल दिया एंड। इसको आपने क्या बोल दिया बेटा, एंड नोड। स्टार्ट नोड, इसको आपने क्या बोल दिया बेटा, एंड नोड। हमने कहा ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा, ये आपका एक इवेंट हो गया सर, ये इवेंट है। क्लास शुरू होना इट मींस एक इवेंट, क्लास का खत्म होना इट इज ऑल्सो एंड इवेंट। बोले ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई कि इसको भी आपने एक इवेंट बोला है और इसको भी आपने क्या बोल दिया, यहां पर एक इवेंट बोल दिया, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो चल रहा है इसको आपने क्या बोल दिया, क्लास। सो इट मींस ये बन गया बच्चा आपके पास में एक्टिविटी। ये क्या बन गया बेटा आपके पास में, एक्टिविटी। तो हमें लगता है सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट निकल कर आया। क्या पॉइंट निकल कर आया सर, ये जो एक्टिविटी है ये यहां से शुरू हो रही है, ये जो एक्टिविटी है ये यहां पर खत्म हो रही है। सर एक्टिविटी का एरो जो है लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट साइड कौन हुआ बेटा, उसका टेल। राइट साइड कौन हुआ, उसका हेड। तो जो टेल होता है, जो टेल होता है उसके ऊपर जो इवेंट होता है बेटा, उसको बोला जाता है टेल इवेंट। उसको क्या बोलते हैं, टेल इवेंट। राइट साइड में उसका हेड हमें दिखाई दे रहा है, और जहां उसका हेड होता है बेटा उसको बोला जाता है हेड इवेंट। इस साइड सर है ना बेटा इसका, हेड इवेंट। इन जनरल, इन जनरल जब हम एबीसीडी बोलते हैं तो आई पहले आता है, जे बाद में आता है। आई और जे दो ऐसे अल्फाबेट है जहां से हम इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो टेल होता है उसको आई से दर्शाते हैं, और जो आपके पास में हेड होगा उसको जे से दर्शाएंगे। तो सर ये जो एक्टिविटी ए है, इसको मैं प्यार से, इसको मैं प्यार से आई टू जे एक्टिविटी भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, आई टू जे एक्टिविटी भी इसको मैं प्यार से बोल सकता हूं। जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को इसके अंदर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आई से जे में जो समय लग रहा है उस समय को बोला जाता है टी आई जे। सर टी आई जे का मीनिंग क्या हुआ बेटा, टी आई जे का मीनिंग यहां पर साफ साफ हमें समझ में आ रहा है, टाइम इन एक्टिविटी, टाइम इन एक्टिविटी आई टू जे। टाइम इन एक्टिविटी आई टू जे, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, टी आई जे। मुझे ये बात समझ में आ गई होगी। सभी बच्चों को टेल इवेंट क्या होता है, हेड इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, टी आई जे किसे बोलते हैं, आई जे किसे बोलते हैं, स्टार्ट नोड किसे बोलते हैं, एंड नोड किसे बोलते हैं। बेसिक चीजें समझ में आई कि नहीं है, एक बार कमेंट कर देंगे सभी बच्चे। मैं चाहूंगा सभी बच्चे, एक एक बच्चा जो भी क्लास में है वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि हाँ इतनी बात सर हमें समझ में आ रही है। सभी स्टूडेंट्स,
सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, है ना। आपके कमेंट से मुझे ये बात समझ में आएगी कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग सीख पा रहे हैं। अब सोचिए कि अगर इस तरीके की मैं एक्टिविटीज यहां पर इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, लाइक एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, जितनी भी एक्टिविटीज जो आपके सामने निकल कर आ रही है, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है किसी ना किसी मेजर प्रोजेक्ट को, किसी ना किसी मेजर प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको अगर प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करनी है, ये कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट एनालिसिस का पार्ट है, तो बोला जाता है अगर आपको किसी प्रोजेक्ट की स्टडी करनी, सर मैं क्या स्टडी करना चाह रहा हूं मैंने कहा कि अगर आपको किसी भी तरीके का, मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर आपको दिया गया है, तो जो भी आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देंगे वो आपसे पूछेंगे तो सही ना कि भैया मैंने आपको अपना घर बनाने को दिया है, कितने दिन में बना के दे दोगे। मैंने आपको अपना ऑफिस बनाने को दिया है, कितने दिन में बिल्डिंग तैयार कर दोगे। अब आप कैसे आइडिया लगाओगे कितने दिन में होगा। तो उसके लिए उस प्रोजेक्ट को छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड करना पड़ता है। तो आप बोलते हैं सर 2 महीने में फाउंडेशन डल जाएगा, फिर अगले 6 महीने में स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, फिर 2 महीने में छत बना देंगे। ये क्या कर रहे हो आप, छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। तो किसी भी प्रोजेक्ट की स्टडी करने के लिए उसको एक्टिविटीज में आप डिवाइड कर रहे हो, और एक्टिविटीज में जब आप डिवाइड करते हो तो एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड, एक्टिविटी का एंड नोड, ये आ जाता है आपके पास में इवेंट के फॉर्मेट में। तो आप कहेंगे सर ये मेरे पास में इवेंट हो गए, और ये मेरे पास में एक्टिविटी हो गई, और ये मेरे पास में प्रोजेक्ट हो गया। तो प्रोजेक्ट क्या होता है समझ में आ गया। प्रोजेक्ट के अंदर दो टर्मिनोलॉजी मेरे पास में आई, कौन कौन सी आई सर, एक एक्टिविटी आ रही है और एक आ रहा है इवेंट। तो आपने कहा कि सर अगर कोई मुझसे पूछे कि चार में से बताओ, सभी बच्चे अगर कोई मुझसे ये पूछे कि बताओ चार में से वो कौन सा टर्म है विच इज इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, चार में से वो कौन सा टर्म है जो प्रोजेक्ट का इंटीग्रेटेड पार्ट है, मतलब प्रोजेक्ट का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी अपनी पहचान है, जिसके बिना प्रोजेक्ट की पहचान नहीं है। तो आप कहेंगे सर एक्टिविटी जो आपके पास में रहने वाला है वो आपका सबसे सुटेबल यहां पर वर्ड रहने वाला है। इवेंट भी उसी का पार्ट रहने वाला है, इवेंट को भी आप अलग नहीं कर सकते हैं, पर हाँ एक्टिविटी इज बेस्ट चॉइस। तो आपने कहा कि सर एक्टिविटी के लिए अगर आप यहां पर दो शब्द बोलना चाहें तो आप कहेंगे दो शब्द में मैं सर क्या क्या बातें बोलूंगा, जरा ध्यान से समझना सभी बच्चे। एक्टिविटी आप कहेंगे इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। हमने कहा ठीक है सर, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द अनदर पॉइंट इज इट कंज्यूम टाइम, इट कंज्यूम टाइम एज वेल एज इट कंज्यूम रिसोर्सेस। सर टाइम की बात और रिसोर्सेस की बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है। अगर हम लोग बात करें यहां पर टाइम और रिसोर्सेस की, तो थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए टाइम और रिसोर्सेस का मतलब क्या। आपने कहा कि सर अगर मैं स्कूल गया और स्कूल में मान लीजिए कि क्लास नंबर 1 स्टार्ट हुई है, तो क्लास चलाने के लिए आपको एक टीचर चाहिए होगा, क्लास में जितनी भी चीजें लग रही है वो सारी की सारी यूज होने वाली है। आप कहते नहीं सर कंस्ट्रक्शन के सेंस में अगर आप समझाने की कोशिश करें, तो मैंने कहा अगर मैं रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहा हूं तो कलेक्ट करने के लिए भी मुझे रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो रिसोर्सेस किसी भी एक्टिविटी में जरूरी है, क्योंकि एक्टिविटी जो होता है ना वो एक टास्क होता है, और टास्क को परफॉर्म करने के लिए हो सकता है मैन पावर की जरूरत पड़े, हो सकता है मशीन की जरूरत पड़े। तो आप कहेंगे कि सर रिसोर्सेस यहां पर कंज्यूम होंगे, वो इन टर्म्स ऑफ मैन हो, इन टर्म्स ऑफ मशीन हो, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल हो, रिसोर्सेस कंज्यूम होगा। और यदि कुछ भी परफॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर टाइम भी लगने वाला है। तो आप क्या बोलेंगे सर, इट कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेस। तो पहला पॉइंट जो है सर वो हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। नाउ सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में इवेंट। देखिए इवेंट जो होता है वो आपकी एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है। बोला हाँ सर बिल्कुल डिफाइन कर रहा है। मैंने कहा 8 बजे क्लास स्टार्ट हो गई। क्लास का स्टार्ट होना, क्लास का खत्म होना, इसमें रिसोर्स नहीं लग रहे। क्लास का चलना ये रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है। क्लास का स्टार्ट होना, क्लास का खत्म होना, इट जस्ट इंस्टेंट, ये कुछ क्षण है, क्षण कि हाँ भाई क्लास चालू हो गई है, क्लास खत्म हो गई। पर क्लास जब चलेगी तो बेटा उसके अंदर रिसोर्सेस लगेंगे, और उसमें रिसोर्सेस लगते हैं तो ध्यान रखना, क्लास का स्टार्ट होना यानी कि सर स्टार्टिंग इवेंट या आप कहेंगे टेल इवेंट, और क्लास का खत्म होना यानी कि हेड इवेंट,
दोनों ही ना तो किसी तरह का कोई टाइम कंज्यूम करते हैं, ना ही किसी तरीके का कोई रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा। तो आप बोलेंगे नाइदर कंज्यूम एनी टाइम नॉर एनी रिसोर्सेस। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बोला सर हाँ इतना पॉइंट हमें समझ में आ रहा है, लेकिन सर यही समझते समझते हमारे दिमाग में एक बात आई कि सर इसमें क्या होता है, एक वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है नेटवर्क डायग्राम। तो आपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें समझाया कि प्रोजेक्ट को आप कैसे समझ सकते हैं कि जो भी आपके सामने कोई भी अगर कोई असाइनमेंट आ रहा है, कोई टास्क आ रहा है जो छोटे छोटे इवेंट से मिल छोटे छोटे टास्क से मिलकर बन रहा है, तो आपने बड़े कंप्लीट असाइनमेंट को तो प्रोजेक्ट बोल दिया, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको आप एक्टिविटी बोल रहे हैं, एक्टिविटी जो शुरू हो रही है उसको आप स्टार्टिंग इवेंट बोल रहे हैं, जिसको आप टेल इवेंट भी बोल सकते हैं, खत्म हो रही है उसको आप हेड इवेंट बोल रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज कि सर यदि आप यहां पर इवेंट, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट सबको डिफाइन कर चुके हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही जरूरी वर्ड हमारे सामने निकल कर आता है, वो आता है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम। सर ये नेटवर्क डायग्राम क्या होता है? ये नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बता दीजिए। देखिए नेटवर्क डायग्राम का मीनिंग क्या होता है, हमने पूरा प्रोजेक्ट समझा और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमने छोटे छोटे टास्क बना लिए। बोला हाँ सर बिल्कुल। ये जो छोटे छोटे टास्क आपने बनाए हैं, इन छोटे छोटे टास्क को आप एक्टिविटी बोल रहे हैं। अब हम उस प्रोजेक्ट की स्टडी करना चाहते हैं, लाइक मैंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की कि मुझे ये जानना है कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो कितने दिन में खत्म हो रहा है। सर आपको एक बिल्डिंग बनानी थी, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपके सामने है, वो कितने दिन में खत्म होगा? मैंने कहा यार ऐसे तो समझ नहीं आएगा, तो मैंने उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे एक्टिविटीज निकाली उसकी, और मैंने कहा कि यार टोटल 5 एक्टिविटीज है, अब 5 एक्टिविटीज में कितना समय लगेगा? तो आपने कहा कि सर एक एक्टिविटी में 2 दिन लग रहे हैं, एक में 5 दिन लग रहे हैं, एक में 6 दिन लग रहे हैं, एक में 8 दिन लग रहे हैं, एक में 10 दिन लग रहे हैं, सबको जोड़ दो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि जो पहली आपकी एक्टिविटी है वो है वर्कर और रॉ मटेरियल को जमा करना। इसमें मान लीजिए आपको 5 दिन लगे, 5 डेज लगे आपको। फिर आपने कहा कि चलिए सर फाउंडेशन शुरू करते हैं। तो अब जब फाउंडेशन आपने शुरू किया है, जिसको आप बी एक्टिविटी बोल रहे हैं, लेट्स से सपोज इसमें ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं, मान लो इसमें 10 डेज लगे, तो आपको एकदम से याद आया कि यार हमें कुछ और सामान लेके आना था, जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो उसको फाइनल टच देने के काम आएगा, इंटीरियर से रिलेटेड या वॉट एवर, जो भी आप कुछ समझ लो कि एक ऐसा एक्टिविटी है जिसको आप पैरेलली कर सकते हो। तो आपने कहा कि सर एक एक्टिविटी ऐसी भी तो ना जिसको मैं पैरेलली भी तो कर सकता हूँ ना। बोला हाँ यार, जब ये चल रहा होगा तो ये 3 दिन का काम हमारे पास में, इन 3 दिन के काम को भी हमने पैरेलली खत्म कर दिया, लास्ट में क्यों करना? बोला हाँ ठीक है सर। उसके बाद में यहां से आपके पास में एक एक्टिविटी, लाइक पहला टास्क पूरा, फिर दूसरा भी हो गया, दूसरे के पैरेलल मैंने एक काम कर दिया जो हो सकता था इसके साथ। अब एक बच्चा बोले कि सर जैसे मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, फाउंडेशन के बाद डायरेक्ट छत थोड़ी डाल दोगे, स्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा ना। बोला हाँ सर वो तो बनेगा ही बनेगा। तो आपने कहा कि ठीक है ये इसके बाद ही होगा, पर इसके पैरेलल एक काम हो सकता है। फिर मैंने कहा एक और टास्क था मेरे पास में जिसमें 6 दिन मुझे लगे, और उसके बाद में सर एक फाइनल टास्क आया जिसमें मैं फाइनल टच दे रहा हूँ बिल्डिंग को, उसमें मुझे 5 दिन और लग गए। तो आपने कहा कितने दिन लगे? तो आपने कहा देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी, 5 दिन, 15 दिन, 15 और 6 21, 21 और 5 26 दिन। अब एक बच्चे ने कहा कि नहीं सर ये आपने 3 दिन छोड़ दिए। मैंने कहा ये 3 दिन तो मैंने इसके पैरेलल काम किया। नेटवर्क हमें यही जानकारी दे रहा, नेटवर्क हमें ये बोल रहा है कि अगर आप एक्टिविटीज को बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर देते हो कि किसके बाद में कौन सी एक्टिविटी होनी है, किस टास्क के बाद में किस काम को आपको करना है, किसके पैरेलल दूसरा काम हो सकता है, किसके बाद कौन सा काम होना है, तो वहां पर आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी होगी। तो उसने कहा कि अगर आप प्रोजेक्ट के छोटे छोटे एक्टिविटीज बना चुके हो, तो उन एक्टिविटीज को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री डिफाइंड ऑर्डर में अगर आप ड्रॉ करते हो, तो वहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर नेटवर्क बन जाएगा। यानी एक्टिविटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक्टिविटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस रिप्रेजेंटेशन में ये चीज ध्यान रखना है कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में हो। जैसे आपने पहले रॉ मटेरियल को जमा करना सीखा है, तो पहले रॉ मटेरियल ही जमा होगा, पहले छत नहीं डल जाएगी, आखिरी में रॉ मटेरियल नहीं आएगा।
तो आपने क्या समझा कि सर जितनी भी एक्टिविटीज दिया गया है उन एक्टिविटीज को अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ड्रॉ कर देते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहां पर, नेटवर्क डायग्राम। तो हमने कहा कि ठीक है सर ये बात तो हमें समझ में आ गई है। तो नेटवर्क डायग्राम क्या है, इन एक्टिविटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपने क्या कहा सर, नेटवर्क डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल representation of activities। बस ध्यान रखना इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऐसा नहीं कि भाई आप कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दो, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो आपके पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसी से आपके पास में नेटवर्क ड्रॉ हो सकता है। तो अल्टीमेटली सर आप कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा देखिए अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का वो ये है कि अगर कोई मुझे किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट यदि देता है, अगर कोई मुझे किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट देता है, मैं सबसे पहले उसकी स्टडी करने के लिए क्या बनाऊंगा, नेटवर्क डायग्राम। क्या बनाऊंगा बेटा, नेटवर्क डायग्राम। और जब मैंने ये नेटवर्क डायग्राम बना दिया, जैसे ही मैं ये नेटवर्क डायग्राम बना दूंगा, तो एक बार नेटवर्क डायग्राम बनने के बाद में उसका एनालिसिस करना, या साधारण भाषा में कहूं उसकी स्टडी करना, या फिर उसको देखकर किसी भी तरीके के जवाब देना, वो मेरे लिए आसान हो जाएंगे। और वो अगर मेरे लिए आसान है तो आप कहेंगे कि हाँ सर अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जवाब दे सकता हूं, कुछ प्रिडिक्शन कर सकता हूं। मेरे ख्याल से इतनी बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो, सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स जवाब देके बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से अब हम लोग इस नेटवर्क डायग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें कंप्लीट कहानी जो है ना वो नेटवर्क के ऊपर ही चलानी है। नेटवर्क जितना बढ़िया आप बनाओगे ना उतना बढ़िया ही आपको फायदा मिलने वाला है प्रॉब्लम्स की स्टडी करने में। तो आ जाते हैं भाई अगले पॉइंट के ऊपर, विच इज नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम होता क्या है ये बात मैंने आपको बता दी है, लेकिन अब ये नेटवर्क डायग्राम जो है ये कैसे बनता है उस बात को थोड़ा सा जान लो। उसको अगर आप जान लोगे तो आपको चीजें बड़े अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। मेरे पास में 3 एक्टिविटीज है। एक एक्टिविटी हो गई ये वाली जिसको मैंने ए नाम दिया, एक एक्टिविटी हो गई मेरे पास में ये वाली जिसको मैंने बी नाम दिया, और एक एक्टिविटी हो गई मेरे पास में ये जिसको मैंने सी नाम दिया। ठीक है, 3 एक्टिविटीज मुझे दिखाई दे रही है, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी। अगर मान लीजिए मैं आपको इस एक्टिविटी के ऊपर बैठा देता हूं, ये आप आ गए और आप कहां बैठ गए बेटा, बी पर, और इधर की साइड बढ़ रहे हो आप। ध्यान रखना नेटवर्क जो बनता है ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप में से कोई बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि सर अगर मैंने एरो इधर बना दिया तो, नहीं, अभी मैं जब रूल्स बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर इसी तरीके से नेटवर्क बनने वाला है। सर अगर मैं एरो इधर बना दूंगा तो, देखिए गलत नहीं है, पर हम सभी लोग कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हैं और हमें उन्हीं बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने कहा कि सर यहां पर अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो आप देखना सारी की सारी एक्टिविटीज जो है ना वो लेफ्ट टू राइट ही जाएगी। तो आप किस एक्टिविटी पर बैठे हैं? सर मैं इस बी एक्टिविटी के ऊपर बैठा हूं। आप देखिए बी से पहले जो एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं, है ना, बी से पहले जो एक्टिविटी देख पा रहे हैं, तो आपने इसको बोला सर दिस इज पहले वाली एक्टिविटी। क्या है बेटा? पहले वाली एक्टिविटी।
जब आप इसके बाद वाली एक्टिविटी को कहेंगे तो आप कहेंगे सर इसको मैं कहूंगा बाद वाली एक्टिविटी, बाद वाली एक्टिविटी। लेकिन बेटा जब आप टेक्निकल भाषा में आते हैं तो ये जो पहले वाली एक्टिविटी है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर एक्टिविटी, प्रीडिसेसर एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको आप? प्रीडिसेसर एक्टिविटी। और वही जब आप बाद वाली एक्टिविटी के बाद में आएंगे, इसे बोला जाता है सक्सेसर एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? सक्सेसर एक्टिविटी। तो आपको इस बात को समझना है कि प्रीडिसेसर का मीनिंग क्या होता है, पहले वाली एक्टिविटी, और सक्सेसर का मतलब क्या होता है, बाद वाली एक्टिविटी। तो हमारा जो पहला रूल यहां पर बोला जाता है, रूल नंबर 1, ये मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। अब मैं आपको रूल लिखवा दूं डायरेक्ट, ये बताए बिना कि ये होता क्या है, तो रूल समझ में कैसे आएगा? तो रूल नंबर 1 ये बोल रहा है हमें, रूल नंबर 1 हमें ये बोल रहा है, कोई भी एक्टिविटी, साधारण भाषा में लिख रहा हूं ना जिससे सब बच्चों को समझ में आए, कोई भी एक्टिविटी जब तक प्रीडिसेसर खत्म नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सर अब की बार जॉब लेना है, बहुत बेस्ट से स्टार्ट किए हैं आप, ग्रेट हो, लव यू सर, थैंक यू सो मच बेटा नितेश, बढ़िया से मेहनत करो, आपकी नौकरी पक्की है, चिंता मत करो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं यहां से। हमने कहा कि सर अगर मान लीजिए आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो क्या स्टेप्स होना चाहिए? आपने एक बढ़िया सा कोर्स लिया, फिर पढ़ाई करनी चालू की, फिर एग्जाम दिया, फिर सिलेक्शन हो गया। जब तक एग्जाम नहीं दोगे उससे पहले सिलेक्शन हो सकता है क्या? आपका कोई अलग कुछ जुगाड़ हो तो भैया हमें नहीं पता, पर साधारण तरीका तो यही होता है, पहले एग्जाम दो फिर सिलेक्शन होगा। जब तक प्रीडिसेसर खत्म नहीं होगा तब तक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती, है ना? अभी मैंने सब्जेक्ट शुरू होने से पहले ही कृष्णा ये चीज बताई थी कि ये सब्जेक्ट जो है ये सिविल इंजीनियरिंग में भी चलता है, सीपीएम एंड पर्ट के नाम से। चलिए, तो आपने क्या बोला? तो रूल क्या बोल रहा है सर? रूल लिख दीजिए यहां पर, मजा आ जाए। नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट बिफोर completing of its predecessor activity, कोई भी एक्टिविटी अपनी प्रीडिसेसर एक्टिविटी के खत्म होने से पहले शुरू नहीं होने वाली है। कोई भी एक्टिविटी अपनी प्रीडिसेसर एक्टिविटी से पहले शुरू नहीं होने। सर हमें कैसे पता चलेगा प्रीडिसेसर क्या है? वो जब आप आगे देखेंगे तो मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। जब एग्जांपल्स आपको बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? कोई कंफ्यूजन आपको वहां पर नहीं होने वाला। अब देखिए रूल नंबर 2 को आप लोग सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? अगर आप इसी तरीके से समझते जाएंगे तो आप नेटवर्क बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जरा बता दीजिए आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रूल नंबर 2, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को कहा कि एक ये नोड नंबर 1 है और यहां से मैं गया नोड नंबर 2 पर। ये नोड नंबर 1 है बेटा, यहां से मैं गया नोड नंबर 2 पर, तो इस एक्टिविटी का नाम हो गया 1 से 2। फिर एक बच्चे ने कहा सर एक और एक्टिविटी है, मैंने कहा कौन सी? बोला वो भी 1 से स्टार्ट हो रही है और 2 पे खत्म हो रही है। मैंने कहा यार इसका नाम क्या दूंगा? इसका नाम भी हो गया 1 से 2। अब आप एक बात को समझिए कि सर ये जो 1 से 2 और 1 से 2 आपने दो एक्टिविटी बनाई है, ये वाली एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी, इन दोनों में आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? इन दोनों में आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? मैंने कहा यार इन दोनों में तो डिफरेंस क्रिएट करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, और डिफरेंस क्रिएट करना अगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो जब जब मैं बात करूंगा कि 1 से 2 एक्टिविटी लेट हो सकती है, 1 से 2 एक्टिविटी जल्दी खत्म हो रही है, 1 से 2 एक्टिविटी में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत है, 1 से 2 एक्टिविटी में एक्स्ट्रा समय की जरूरत है, तो सर 1 से 2 में आप कैसे समझेंगे? अगर आप ही के घर में राहुल नाम का एक लड़का है और आप ही के घर में राहुल नाम का ही दूसरा लड़का है तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना भाई। एक का नाम राहुल रखोगे तो दूसरे का नाम रोहन रखोगे ना? हाँ भाई कृष्णा, ऐसा ही करोगे ना?
ताकि जब राहुल को बुलाए तो राहुल सुने, जब रोहन को बुलाए तो रोहन सुने। तो यहां पर अगर इस तरीके का काम हम लोग कर रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को पहचानो सर। प्रॉब्लम यहां पर क्या निकल कर आ रही है, बोला सर प्रॉब्लम ये निकल कर आ रही है हमारे सामने कि यहां पर जो एक्टिविटी मेरे सामने आ रही है, जो एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं, इस एक्टिविटी का टेल इवेंट और हेड इवेंट क्या है बेटा, सेम है। तो आपने क्या बोला, प्रॉब्लम इज सेम टेल एंड सेम हेड इवेंट। यही तो प्रॉब्लम है ना। अब सेम टेल इवेंट और सेम हेड इवेंट आ रही है तो फिर मामला गड़बड़ हो रहा है। इस वजह से हमें क्या करना है बेटा, यहां पर या तो इसके टेल को बदल दो या फिर इसके हेड को बदल दो। तो हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखना बेटा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इसको एक दूसरे तरीके से ड्रॉ किया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया बच्चे, इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश की है। मैं यहां से इसको उठाया और मैंने कहा प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, तो इसको मैं दूसरे तरीके से ड्रॉ करता हूं। अब दूसरे तरीके से जब मैं इसको ड्रॉ करने गया तो जरा देखिएगा कैसे मैंने ड्रॉ किया। मैंने कहा एक से स्टार्ट होने दो इसको। पहली एक्टिविटी अगर 2 पर जा रही है कोई बात नहीं, सो दूसरी भी इधर ही जा रही है, तो मैंने कहा दूसरी को इधर मिलाओ मत, दूसरी को इधर ही रोक लो। और यहां पर 2 की जगह आप लिख दो 2 डैश। यहां पर 2 की जगह क्या लिख दो बेटा, 2 डैश। 2 की जगह क्या लिख दिया बेटा आपने, 2 डैश। और उसके बाद में आप क्या करो बेटा, यहां पर डॉट 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 डॉट। क्या किया आपने, डॉट 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 से इसको मिला दिया। बोला ठीक है सर, लेकिन ये थोड़ा सा जमा नहीं मुझे। हमने कहा भाई क्यों नहीं जमा। बोला सर बात दरअसल ऐसी है कि जब आपका डायग्राम ये है तो आप ये इतना झोल कैसे बना रहे हो। मैंने कहा देखो बेटा, ये यहां से चालू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। बोला हाँ सर, ये यहां से चालू हो रहा है, यहां पर तो खत्म हो रहा है, पर ये वाला तो नहीं हो रहा, ये वाला तो खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं बेटा, इसे बोला जाता है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी क्या बोलते हैं इसको बेटा, डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी का मतलब जो है नहीं फिर भी है। बोला यार है नहीं फिर भी है का क्या मतलब हुआ। डमी का मतलब है कि एक्चुअल में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन नेटवर्क रूल को सेटिस्फाइड करने के लिए मैंने इस 2 से एक इवेंट को अलग कर दिया, जिससे कि आप बोल सको कि ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है। तो हमने कहा कि अगर सेम टेल और सेम हेड इवेंट की प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको डमी एक्टिविटी लगानी पड़ेगी। और डमी एक्टिविटी जो मैंने लगाई है बेटा, उसके नियम जो है वो बहुत साधारण है कि जब ऐसी कोई एक्टिविटी है ही नहीं तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में क्या आप लोगों का कोई पैसा खर्च होगा। जब ऐसी कोई एक्टिविटी बेटा है ही नहीं तो इसको परफॉर्म करने में क्या आप लोगों को कोई समय लगेगा। तो डमी का मतलब आप जाते हैं दुकान में, जाते हैं कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे खड़े रहते हैं एकदम कपड़े पहन के, जबकि वो असली आदमी नहीं, नकली है, मतलब है नहीं पर कपड़े पहन के आपको दिखा रखा है कि भैया अगर ऐसी टी शर्ट पहनोगे तो ऐसे सलमान खान जैसे दिखोगे, अगर ऐसा शर्ट पहनोगे तो ऋतिक रोशन जैसे दिखोगे, अगर ऐसी टी शर्ट पहनोगे तो राजपाल यादव दिखो। अब वो मतलब आप अपने हिसाब से इमेजिन करते रहो, जो आपके हीरो है उस हिसाब से आप इमेजिन करते रहते हो, पर पॉइंट इज कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो हमने भी बोला ऐसी कोई एक्टिविटी है नहीं, और ऐसी कोई एक्टिविटी अगर है नहीं है तो आप क्या बोलेंगे यहां पर कि सर क्योंकि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है तो आप बोलेंगे डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी will not consume any time and resources। एनी टाइम एंड रिसोर्सेस। डमी एक्टिविटी ना तो कोई टाइम कंज्यूम करेगा ना ही कोई रिसोर्सेस कंज्यूम करेगा। सर ये क्लास किस ब्रांच के लिए चल रही है। ये क्लास जो है बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए चल रही है, वो बच्चे जो आरआरबी जेई या फिर किसी भी एई जेई एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है।
हाँ भाई, बाकी बच्चे जो क्लास में लाइव है वो भी कमेंट करके बताएंगे कि इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी आपने डमी एक्टिविटी रिप्रेजेंट किया तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसका टेल और हेड सेम है, जिसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, उसको अलग तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के लिए आप डमी एक्टिविटीज यहाँ पर लगाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लीजिए मैं डमी एक्टिविटी लगाता हूँ तो क्या नेटवर्क रूल के अंदर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें ये बताया गया है कि कितने डमी लगाए जा सकते हैं? क्या क्या सर ऐसी कोई बाउंडेशन है कि मिनिमम इतने डमी लगाने ही लगाने हैं या मैक्सिमम इतने डमी लगाने ही लगाने हैं? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? आप क्या लिखेंगे यहां पर? आप लिखेंगे, यहां से एक और पॉइंट निकल के आया, देयर इज नो लिमिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डमी activities, but we always use minimum number of dummy activities। अब मेरी बात को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है कि सर जब एक्टिविटी सिविल में भी सेम ही पढ़ना है ना? हाँ बिल्कुल सेम ही पढ़ना है। अच्छा, तो तुम सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इसको पढ़ने लग गए? अरे नहीं भाई, ऐसा काम मत करो, सिविल में पढ़ाएंगे भाई आपको अलग से। तो हमने क्या बोला? बिल्कुल सेम ही पढ़ना होता है वैसे। तो हमने क्या बोला कि सर यहां पर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना डमी यूज करना है, मैक्सिमम कितने डमी यूज कर सकते हैं। जितनी जरूरत होती है उतने डमी यूज करते हैं, पर हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ डमी ही हम लोग यहाँ पर यूज करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब जरूरत से ज्यादा डमी आप लोगों को वहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। रूल नंबर 2 जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर रूल नंबर 2 क्लियर हो चुका है तो अब हम लोग आ जाते हैं बेटा रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3, सर मान लीजिए जब हम नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर हमने लिखा 1 और ये एक एक्टिविटी गई है कुछ ऐसे 2। इस एक्टिविटी को हमने नाम दे दिया 1 से 2। इस एक्टिविटी को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? 1 से 2। ये बन गया हमारे पास में एक्टिविटी ए। और एक दूसरी एक्टिविटी हमारे पास में आ रही है जिसको मैंने नाम दे दिया यहां पर, लेट्स से सपोज 1 डैश ऐसे रैंडमली, और ये आ गया बेटा आपके पास में 2 डैश। अब हमारे दिमाग में फिर से क्वेश्चन आया कि सर यहां पर एक इंटरसेक्शन का केस बन रहा है। बोला सर ये क्या दिखाई दे रहा है? ये बन गया आपके पास में इंटरसेक्शन। सबसे पहली चीज तो जब भी नेटवर्क बनाए तो ऑलवेज ऑलवेज अवॉइड इंटरसेक्शन। पहला नियम क्या बोलता है? ऑलवेज अवॉइड इंटरसेक्शन। अवॉइड इंटरसेक्शन, ऑलवेज अवॉइड इंटरसेक्शन। पर कभी कभार हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए। देखिए अवॉइड का मतलब है कि आपको बचना है उस चीज से। तो हमने कहा अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर हमें इंटरसेक्शन यूज करना ही करना है सर, इसके अलावा नेटवर्क बन नहीं सकता, इसके अलावा नेटवर्क जो है वो बन नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो आप इसको देखिए, एक तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि भैया यहां पर एक इंटरसेक्शन बन रहा है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर पाया। या तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपके पास में जो दूसरी चॉइस आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे मान लीजिए आपने ये 1 से 2 ड्रॉ तो कर दिया, 1 से 2 ड्रॉ तो कर दिया, और आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं कुछ ऐसे। इसका मतलब है कि भैया हम इसके ऊपर से जा रहे हैं। है ना? इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर से जा रहे हैं। तो अगर इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है तो फिर परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जहां पर रिप्रेजेंट करना ही है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन अगर आ जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अभी मैं पूरा
एक नेटवर्क लेकर बनाकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको ड्रॉ किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रूल नंबर 3 जो है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि भैया इंटरसेक्शन होना नहीं चाहिए। पहली चीज तो ये, अगर हो रहा है तो फिर आपको इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर। देखिए, अगर हम लोग यहां पर रूल नंबर 4 की साइड बढ़े, रूल नंबर 4, देखिए रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है। हमने कहा भैया रूल नंबर 4 यहां पर हमें जानकारी दे रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक एक्टिविटी ऐसी है, 1 से 2, एक एक्टिविटी आपको दी गई है ऐसी 1 से 2 से 3, एक एक्टिविटी बेटा आपको दी गई है ऐसी 3 से 4, और एक एक्टिविटी आपको दी गई है 4 से 2। मैंने कहा ठीक है सर। अब दूसरा केस देखेंगे आप, एक एक्टिविटी दी गई है 1 से 2, एक एक्टिविटी आपको दी गई है बेटा 2 से 3, एक एक्टिविटी दी गई है आपको 3 से 4, एक एक्टिविटी दी गई है बेटा आपको 2 से 4। पहले तो इन दोनों को आप थोड़ा समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। अगर आप ये समझ गए दोनों प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या है, तो फिर जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है ना, उस प्रॉब्लम को भी आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें बोला गया है कि पहले एक्टिविटी 1 से 2 होगी, बोला ठीक है सर। फिर इधर तो चालू हो जाएगी 2 से 3, और इधर चालू हो जाएगी 2 से 4, और जब तक 2 से 3 और 3 से 4 खत्म होगी तब आपकी 2 से 4 खत्म होगी। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें हमें कोई समस्या आ नहीं रही है। मैंने कहा जरा इसको समझना। ये बोल रहा है पहले चलेगी 1 से 2, एरो देखिए, फिर चलेगी 2 से 3, फिर चलेगी 3 से 4, और फिर चलेगी 4 से 2, रिटर्न, फिर वापस 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 2। तो बेटा यहां पर साफ साफ एक लूप क्रिएट हो चुका है। यहां पर क्या हो चुका है, लूप क्रिएट हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं लूपिंग। और लूपिंग जो होता है, लूपिंग जो होता है वो किसी भी नेटवर्क में अलाउड नहीं होता है। लूपिंग इज नॉट अलाउड इन एनी नेटवर्क डायग्राम, एनी नेटवर्क डायग्राम। अब बात ऐसी आती है कि सर आपने तो कहा लूपिंग अलाउड नहीं है, आपने तो क्या बोल दिया कि लूपिंग जो है वो अलाउड नहीं है। पर अगर लूपिंग बन रहा है मेरे नेटवर्क में, उसने जैसा जैसा बोला सर मैं वैसा वैसा बनाता जा रहा हूं, और वैसा वैसा जब मैं बनाता जा रहा हूं तो उसमें तो लूप बन रहा है। उसमें यदि लूप बन रहा है तो इसका सीधा सा मीनिंग यह है कि आप जो आपको नेटवर्क दिया गया है उसको सही से रीड नहीं कर रहे हैं। यदि आप उसको सही से रीड करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लूप की कंडीशन आ ही नहीं सकती है। तो ध्यान रखना, अगर लूप बन रहा है तो आप ऐसा ना सोचे कि सर यहां पर लूपिंग बन रहा है आप क्या करें, इसको कैसे हटाएं। मैंने कहा नहीं, लूपिंग बनना ही नहीं चाहिए। अगर लूपिंग बन रहा है तो या तो जिसने नेटवर्क दिया है आपको, प्रीडिसेसर रिलेशंस दिए हैं, मतलब वो बना के देंगे, भी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कैसे बने हुए होते हैं। अगर वो बनाकर दिए हैं किसी ने तो वो गलत बनाकर दिए हैं आपको, और अगर उसने सही बना के दिए हैं तो फिर आप नेटवर्क डायग्राम गलत बना रहे हैं। लूपिंग बन ही नहीं सकता किसी नेटवर्क के अंदर। तो ध्यान रखेंगे कि हाँ सर, लूपिंग इज नॉट अलाउड इन एनी नेटवर्क डायग्राम। अगर बन रहा है इट मींस फॉल्ट हो रहा है, या तो जिसने प्रीडिसेसर रिलेशंस दिए हैं उसके एंड पर फॉल्ट है, या फिर आप जो बना रहे हैं उसके एंड पर फॉल्ट। अगर आप इस केस में देखेंगे तो यहां पर कोई लूपिंग नहीं है, नो लूपिंग इन दिस नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम में किसी तरह का कोई लूपिंग नहीं है। एक बार बताएंगे सभी बच्चे, बात समझ में आ गई, लूपिंग का केस समझ में आ गया। हमने कहा सर अब हम यहां से बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या बोलता है
कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में 1 से 2, ये हमारे पास में 1 से 2 कोई एक्टिविटी है, ये हमारे पास में 2 से 3 कोई एक्टिविटी है, ये हमारे पास में 2 से 4 कोई एक्टिविटी है। फिर हमने क्या कर दिया बेटा, इधर से 3 से 5 बना दिया और इधर से 4 से 6 बना दिया। अब सर ये कैसे बन रहा है, इसका मैं प्रॉपर एग्जांपल दूंगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए सर, जब हमने इस पर्टिकुलर केस को रीड किया तो हमें पता चला कि ये एक नेटवर्क आपने बनाया। तो नेटवर्क जो स्टार्ट हो रहा है, नेटवर्क स्टार्ट विद 1 नोड। नेटवर्क जो है ना वो एक नोड से स्टार्ट हो रहा है सर। अच्छा, अगर एक नोड से स्टार्ट हो रहा है तो इट शुड फिनिश एट वन नोड। इट शुड फिनिश एट 1 नोड। तो इसको 1 नोड पर फिनिश भी होना चाहिए। एक नोड पर अगर ये चालू हो रहा है तो फिर इसको एक नोड पर खत्म भी होना चाहिए, लेकिन सर खत्म तो नहीं हो रहा है। इसलिए इसलिए ये एक नोड पर खत्म हो, ये एक नोड पर खत्म हो, इसलिए इसको ड्रॉ किया जाता है कैसे, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 5 और 4 से 6। तो सर क्या करेंगे आप, मैंने कहा बहुत सिंपल है, मैं यहां पर 5 से 6 कोई एक्टिविटी नहीं है तो मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, डमी तो लगा सकते हो ना। अब डमी अगर आप लगा दोगे, डमी अगर आप लगा दोगे तो देखो एक जगह पर खत्म हो रहा है, एक जगह पर, एक जगह से शुरू हो रहा है, एक जगह पर खत्म हो रहा है। हमने कहा ठीक है सर, बात क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले आपने सर एक बात कही थी, हमने कहा क्या कही थी, आपने कहा था कि किसी भी नेटवर्क के अंदर डमी लगाने की कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी नेटवर्क के अंदर डमी लगाने की कोई लिमिटेशन नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, लेकिन जब भी आप डमी लगाओ तो मिनिमम से मिनिमम डमी आपको लगानी है। तो मैंने कहा सर देखो यहाँ डमी की जरूरत है। बोला हाँ सर। क्या इस डमी को हटाया जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन ये बात मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ध्यान रखना, ये जो डमी आपने लगाया है ये गलत नहीं है, लेकिन इस डमी को फ्यूचर में मैं हटा सकता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको ये बात याद रहे। इस डमी को, इस डमी एक्टिविटी को हटाया जा सकता है। सर कैसे हटा सकते हैं, उसका प्रोसीजर मैं आगे बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे हटा के ये बना दो ना, ना, उसको हटाने का प्रोसेस अलग है जो मैं आगे बताऊंगा। तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम थी वो समझ में आई? बोला हाँ सर। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है बेटा डैंगलिंग। क्या बोलते हैं? डैंगलिंग। इसको बोलते हैं हम लोग डैंगलिंग। तो डैंगलिंग क्या होता है, कोई भी नेटवर्क अगर एक नोड से चालू हो रहा है और एक से ज्यादा नोड पर खत्म हो रहा है तो उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को या उस सिचुएशन को हम बोलते हैं बेटा यहाँ पर डैंगलिंग। तो आप बोलेंगे डैंगलिंग नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन एनी नेटवर्क। अगर अलाउ नहीं है तो फिर क्या करेंगे, मैंने कहा उसको हटाया जाएगा इस तरीके से। अगर अलाउ नहीं है तो उसको इस तरीके से हटाया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कुछ बेसिक बेसिक मैंने 5 रूल आप लोगों को दिए हैं। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर ये 5 रूल जो है वो हमारे दिमाग में आ चुके हैं। अगर आप ये 5 रूल हमें क्लियर कर दिए हैं तो अब हम एक छोटा सा नेटवर्क आपके साथ, लाइक मतलब मैं बनाऊंगा, आपको सिर्फ देखना है। पहले एक बार बता दो कि रूल आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। रूल आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप ये क्लियर कर देंगे तो फिर मैं आगे की बात आपको बता दूंगा। रूल आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए मेरी नजर में, सभी स्टूडेंट्स।
अच्छा, दोनों ब्रांच पढ़ लेगा। चलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए सर, नेटवर्क कैसे दिया होता है और कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हमें यहाँ पर दिया गया है एक्टिविटी, यहाँ पर हमें क्या दिया गया बेटा, एक्टिविटी। और यहाँ पर हमें दिया गया प्रीडिसेसर। क्या दिया गया बेटा, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब ये वर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए बताया था ताकि आप लोगों को पता रहे प्रीडिसेसर का मीनिंग क्या होता है। तो अभी प्रीडिसेसर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। बोला हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो देखिए मैं बोल रहा हूं कि सर कुछ एक्टिविटीज है ए, बी, सी, डी, ई, 5 एक्टिविटीज है। हमने कहा ठीक है सर, इन एक्टिविटीज के प्रीडिसेसर हमें दिए गए हैं। मैंने कहा सर ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं है, बी का प्रीडिसेसर ए है, सी का प्रीडिसेसर बी है, डी का प्रीडिसेसर सी है और ई का प्रीडिसेसर डी है। प्रीडिसेसर का मतलब है उसके पहले की एक्टिविटी। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का प्रीडिसेसर कोई है? बोला नहीं सर। अगर ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं है तो आप क्या करेंगे सर यहाँ पर? मैंने कहा सिंपली मैं सबसे पहले ए को ड्रॉ कर दूंगा। सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा बेटा, ए को ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि इसने बोला ए का प्रीडिसेसर, ए के पहले की कोई एक्टिविटी है ही नहीं, तो सबसे पहले ए आना है। बोला हाँ ठीक है सर, ए बना दिया। फिर मैं बी बनाने गया, तो बी बनाने से पहले मैंने देखा कि इसका प्रीडिसेसर है ए। बी का प्रीडिसेसर ए है, इसका मीनिंग है कि ए के बाद बी बनेगा। फिर से रिपीट करता हूं, बी का प्रीडिसेसर ए है, इसका मतलब ए के बाद बी बनेगा। तो ए बन गया। मैंने कहा हाँ, तो ए के बाद बी बनेगा। लो, बनाने के बाद चेक कर लो, बनाने के बाद चेक कर लो, बी का प्रीडिसेसर ए है। इधर देखो, बी का प्रीडिसेसर ए है। बोला हाँ यार बात तो सही है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, सी का प्रीडिसेसर बी है, यानी बी के बाद सी बनेगा। रिपीट करते हैं, सी का प्रीडिसेसर बी है, यानी बी के बाद सी बनेगा। बोला परफेक्ट। तो आपने बोला सर बी के बाद सी बना दिया। फिर से देख लीजिए यहां पर, सी का प्रीडिसेसर बी है। देखो, सी का प्रीडिसेसर बी है, सी का प्रीडिसेसर बी है। बोला परफेक्ट सर। डी का प्रीडिसेसर सी है, डी के पहले सी है, सी के बाद डी है। तो हमने कहा सी के बाद कौन है, डी। सी के बाद कौन है बेटा, डी। बहुत बढ़िया। फिर हमने आगे देखा, ई का प्रीडिसेसर डी है, यानी डी के बाद कौन है बेटा, ई। तो आपने बोला सर डी के बाद में कौन आएगा यहां पर, ई। डी के बाद में आ गया, डी के बाद में कौन आ गया बेटा आपके पास में, ई। बोला सर बहुत बढ़िया। ये जो नेटवर्क बना है, बहुत ही साधारण सा नेटवर्क मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया है, जिसको आपने यहाँ से देखा और वहां पर बड़ी आसानी से बना दिया। जब भी आपको लगे कि सर मेरा नेटवर्क सही है कि गलत है, आप उसमें से देख के इसको वेरीफाई करो। कैसे सर? देखो सर, बी का प्रीडिसेसर ए है। बोला हाँ सर, बी का प्रीडिसेसर ए है। ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं है, ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं है। सी का प्रीडिसेसर बी है। देखो सर, सी का प्रीडिसेसर बी है। डी का प्रीडिसेसर सी है, डी का प्रीडिसेसर सी है। ई का प्रीडिसेसर डी है, ई का प्रीडिसेसर डी है। सभी बच्चों को समझ में आई बात? बोला सर इतना आसान थोड़ी आता है। बिल्कुल सही बात है, इतना आसान नहीं आता है, ये तो हमने शुरुआत की है। तो अब थोड़े से लेवल को बढ़ाते हैं। मैंने कहा सर फिर से देखिए, एक्टिविटी और ये बन गया बेटा मेरे पास में प्रीडिसेसर। एक्टिविटी और ये क्या बन गया बेटा, प्रीडिसेसर। तो आप देखेंगे एक्टिविटी है फिर से ए, बी, सी, डी, ई और एफ। हमने कहा ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं है, बी का प्रीडिसेसर ए, सी का प्रीडिसेसर भी ए, डी का प्रीडिसेसर बी, ई का प्रीडिसेसर सी और एफ का प्रीडिसेसर डी कॉमा ई। बोला सर ये क्या हो गया, कहानी में ट्विस्ट आ गया इस बार तो। ये क्या हो गया सर जी, कहानी में क्या आ गया हमारे पास में, ट्विस्ट आ गया। मैंने कहा बिल्कुल ट्विस्ट तो बनता है। अब कैसे ये ट्विस्ट आया, कैसे इसको बनाया जाएगा? मैंने कहा फिर से स्टोरी को बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं है। और ए का प्रीडिसेसर अगर कोई नहीं है तो सबसे पहले ए को बना दो ऐसा का ऐसा। ये लो सर, ये लो सर, ए बना दिया हमने। ये बन गया हमारे पास में एक्टिविटी ए। ये हमने ए बना दिया सर। बोला ठीक है सर। अब बोला बी का प्रीडिसेसर ए है, यानी ए के बाद बनेगा बी। ए के बाद बन गया बी।
अब क्या करें सर, मैंने कहा आगे की बात देखो, सी का प्रीडिसेसर है ए, यानी कि सर ए के बाद सी भी है, तो सर ये ए एक्टिविटी है, इसके बाद में सी भी बनेगा। लियो भाई, सी भी बन गया, इसके बाद आपका सी भी बन गया। मैंने कहा ठीक है, अब इधर देखना बेटा, डी का प्रीडिसेसर है बी, यानी बी के बाद डी बनेगा, बी के बाद कौन बनेगा बेटा, डी बनेगा। तो हमने कहा सर बी के बाद बनेगा डी। एक छोटा सा आपने पॉइंट ऑब्जर्व किया होगा, बोला सर क्या ऑब्जर्व करना है, ये जो बी है ये मैंने छोटा रखा और सी को आगे लेके गया मैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यदि आप एक चीज को ऑब्जर्व करें तो जो अल्फाबेट बाद में आता है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे जाके खत्म करते हैं। जैसे ए यहां पर खत्म हुआ, बी यहां पर, तो सी इससे आगे जाके खत्म हो रहा है, डी इससे आगे, ई जो आएगा वो डी से आगे जाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैंने बोला सर ये ई है हमारे पास में, ई का प्रीडिसेसर कौन है, सी। तो आप कहेंगे सर सी के बाद में, सी के बाद में ये आ गया ई, सी के बाद में आ गया ई। हमने कहा सर बहुत बढ़िया। अब देखिए इसने बोला डी और ई जो है उसका प्रीडिसेसर है एफ। अब यहां आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि सर डी, डी और ई के बाद में आ रहा है एफ, तो अगर आप ऐसा बना देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि एफ का प्रीडिसेसर सिर्फ ई है। बोला हाँ सर ये बात तो सही है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अगर आप ऐसा बना देते हैं तो इसका मतलब है एफ का प्रीडिसेसर डी है, तो सर जी ये भी गलत हो गया। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस डी को ई के पास ले जाना पड़ेगा। सर जी ई को डी के पास ले आऊं, नहीं, जो अल्फाबेट पहले आ रहा है और जो अल्फाबेट बाद में आ रहा है, तो पहले से बाद वाले के पास जाना है, यानी डी को ई के पास जाना पड़ेगा और उसके बाद में आप क्या बना दोगे, यहां पर एफ बना दोगे। जैसे आपने यहां पर एफ बनाया तो अब देखो एफ का प्रीडिसेसर कौन है, सर जी ई, और इधर भी कोई है तो आप पीछे जाके देखे तो बोला सर डी है। सर ये वाली एक्टिविटी तो किसी ने दी नहीं थी। मैंने कहा नहीं दी, इसीलिए मैंने यहां पर डमी बनाया। ये कौन है बेटा, ये आपके पास में एक डमी एक्टिविटी है, तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां वहां डमी ले लूंगा, जिससे कि मेरा प्रेडिसेसर रूल जो है, डमी एक्टिविटी, जिससे कि मेरा जो प्रीडिसेसर रूल है वो गलत ना हो जाए। अगर मैं यहां डमी नहीं लूंगा तो मामला गड़बड़ हो रहा था, इस वजह से मैंने डमी ले ली। फिर आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि मिनिमम से मिनिमम डमी इस्तेमाल कीजिए, मतलब जहां पर आपको डमी की जरूरत पड़ रही है ना वहीं पर डमी लीजिए, जहां पर जरूरत नहीं पड़ रही है वहां पर डमी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है, सर इस डमी की जरूरत है। मैंने कहा एक्चुअल में इस डमी के बिना भी काम हो सकता है। सर इसका मतलब आप ये वाली बात बताना चाह रहे हो, ये वाली बात बताना चाह रहे हो। मैंने कहा एग्जैक्टली अब मैं उस पॉइंट को यहां पर थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं नए सिरे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आ गया मेरे पास फिर से डायग्राम, मैंने इसको मिटा दिया। मैंने कहा अगर मैं इस पोर्शन को ऐसा बना दूं, अगर मैं इस पोर्शन को ऐसा बना दूं, इसको बना दिया बेटा मैंने यहां पर, ये आ गया डी और ये बन गया हमारे पास में F। अब बताओ सर, मैंने कहा हाँ यार, ऐसा करने से देखो एफ का प्रीडिसेसर डी कॉमा ई हो गया और कोई रूल बदल भी नहीं रहा, जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा का वैसा बन रहा है। बिल्कुल सर वैसा का वैसा बन रहा है, वैसा का वैसा बन रहा है। तो यदि कोई आपसे पूछता है दोनों में से सही कौन सा है, तो आप कहेंगे सर दोनों सही है, दोनों में से कोई एक चूज कीजिए। तो मैं कहूंगा सर मैं इसको चूज करूंगा। क्यों सर, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डमी इस्तेमाल हो रहे हैं, एक भी डमी यूज नहीं हुआ है और प्रीडिसेसर सारे रिलेशन वो सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये परफेक्ट की कैटेगरी में आता है। सर अगर मान लो मेरे सामने कोई न्यूमेरिकल आया, इस पर न्यूमेरिकल बनता है, कैसे बनता है, अभी धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं। तो आपने कहा कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई न्यूमेरिकल आता है और मैंने ये बनाकर सॉल्व कर दिया, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप इसको लेकर सॉल्व करेंगे तब भी न्यूमेरिकल आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आप इसको लेकर सॉल्व करेंगे तब भी न्यूमेरिकल आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप चाहें तो इस बात को फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए यहां पर लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल आंसर, न्यूमेरिकल आंसर will be same from both network
डायग्राम। दोनों नेटवर्क डायग्राम से जो न्यूमेरिकल आंसर आएगा ना, उस पर कोई फर्क नहीं होगा। सर कब तक होगा क्लास? ये क्लास 6:40 के आसपास तक होगा, ठीक है ना? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे कि हाँ सर इतना पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर क्लियर हो गया है तो CLR लिख दीजिए एक बार जल्दी से। अगर क्लियर हो गया तो बेटा CLR लिख दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को यहां से आगे ले जा सकूं। बोलो सर इसमें थोड़ा सा और कहानी में ट्विस्ट ला दो तो एकदम मजा आ जाए। मैंने कहा सुनो भाई, अगर मैं यहां पर बात करूं एक्टिविटी की, अगर मैं यहां पर बात करूं एक्टिविटी की, और यहां पर अगर मैं बात करूं प्रीडिसेसर की, किसकी बात करूंगा? प्रीडिसेसर की। तो एक्टिविटी कौन कौन है? A, B, C, D, E, F। हमने कहा कि सर यहां पर A का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, सर B का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, फिर हमने कहा सर C का प्रीडिसेसर है A, और D का प्रीडिसेसर है B, और E का प्रीडिसेसर है C, D, और F का प्रीडिसेसर है E। किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, किसी भी तरीके का। बोला हाँ सर यहां पर कहानी थोड़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन सर ए का भी कोई प्रीडिसेसर नहीं है, बी का भी कोई प्रीडिसेसर नहीं है। मैंने कहा हाँ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें लगी, तो सर कैसे बनाऊंगा? बोला सर ए को बना दिया मैंने ऐसा, ए को बना दिया बेटा मैंने ऐसा, ये ए हो गया। बोलो सर अगर यहां बी बना दूंगा तो बी का प्रीडिसेसर ए हो जाएगा, तो बी को भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, बी को भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये बन गया बी। है ना? बोला ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। बोला सर सी का प्रीडिसेसर है ए, यानी ए के बाद आना है सी, ए के बाद आना है सी। सर डी का प्रीडिसेसर है बी, यानी बी के बाद आना है बच्चे डी, बी के बाद आना है डी, और ई का प्रीडिसेसर है सी कॉमा डी। तो अब आप चाहो तो सी कॉमा डी को ऐसे मिला दो डमी से, और इसके बाद कौन आना है बेटा? इसके बाद आएगा आपका ई, और ई के बाद में आएगा आपका एफ। बोला बहुत बढ़िया, ई के बाद में आएगा कौन? एफ। बोला ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो पहली बार में डायग्राम बन रहा है ना, वो यही बन रहा है सर मेरे पास में, और पहली बार में अगर ये डायग्राम बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ ठीक है सर परफेक्ट है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन लेकिन मुझे समस्या है इसमें। बोला सर क्या समस्या आ रही है? देखो पहली चीज तो एक नोड से आपका प्रोजेक्ट चालू नहीं हो रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल कर आ रहा है कि क्या यहां पर डमी की जरूरत है? क्या यहां पर डमी की जरूरत है? तो मैंने कहा हाँ, ये 2 पॉइंट है जिसके जवाब आप लोग ढूंढना चाहते हो। तो मैंने कहा कि देखिए अगर यहां पर इसी डायग्राम को अगर आप ये बना दीजिए, यहां पर एक नोट, और यहां से ले चलो ए को, मतलब चाहो तो ऊपर भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ले चलो बेटा ए को, और यहां से ले आओ बी को। फिर उसके बाद में ए के बाद चालू हो गया सी, और बी के बाद चालू हो गया डी। बोला सर अगर आप सी वाले भैया को डी वाले भैया के पास ले जाओ तो देखो फिर आ जाएगा ई, और उसके बाद आ जाएगा एफ, उसके बाद आ जाएगा एफ। अब आप प्रीसीडेंस रिलेशनशिप की कहानी को चेक कर लो। बोला प्रीसीडेंस रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? देखो ए और बी दोनों का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो बोला प्रीडिसेसर कोई नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सी से पहले ए, सी से पहले ए, डी से पहले बी, डी से पहले बी, सी कॉमा डी के बाद, देखो सी कॉमा डी के बाद ई, या ई से पहले सी कॉमा डी, एफ से पहले ई, एफ से पहले ई। बताएं सभी बच्चे क्या इसको बनाना सीख पा रहे हैं? कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को।
कुछ कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। है ना? चलिए बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, तो आपको और थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। तो हमने कहा सर यहां पर है हमारे पास में एक्टिविटी, और यहां पर हमारे पास में है प्रीडिसेसर एक्टिविटी। तो आपने कहा सर देखिए ए और बी दोनों के लिए कोई प्रीडिसेसर नहीं है। फिर आपने कहा यहां से कि सर सी का प्रीडिसेसर है ए, देखना ध्यान से देखना, डी का प्रीडिसेसर है बी, ई का प्रीडिसेसर है सी कॉमा डी, और एफ का प्रीडिसेसर है आपके पास में डी, और जी का जो प्रीडिसेसर है वो है बेटा ई कॉमा एफ। बोलो सर अब कैसे बनेगा? अब जरा ध्यान से देखना, कुछ बच्चों ने इस बात को समझ लिया होगा कि सर एक ही जगह से चालू करना है, एक ही जगह से चालू करना है। बोलो सर ये बन गया हमारे पास में ए, ये क्या बन गया हमारे पास में ए, ये बन गया बेटा आपके पास में बी, ये बन गया ए और ये बन गया बी, क्योंकि दोनों का प्रीडिसेसर जो है कोई भी नहीं है। बोला ठीक है सर। सी का प्रीडिसेसर है ए, तो इसका मतलब ए के बाद में कौन आएगा भैया? सी। डी का प्रीडिसेसर है बी, तो बी के बाद कौन आएगा भैया? डी। कौन दिक्कत? बोला सर कोई दिक्कत नहीं। ई का प्रीडिसेसर है सी कॉमा डी, तो सी को डमी से ले गए डी के पास और फिर बना दिया यहां पर ई। कौन बना दिया भैया? ई। ये आ गया सर जी ई। एफ का प्रीडिसेसर है डी, डी नहीं बेटा, इसको करो सी, है ना, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो एफ का प्रीडिसेसर है सी, तो सी के बाद मैंने बना दिया एफ। ऐसा क्यों किया सर आपने? क्योंकि मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना वो मुझे बताना है आपको। यहाँ पर जी का प्रीडिसेसर है ई कॉमा एफ, तो ई को मिला दो एफ से। बोला सर ये तो डेंजरस होता जा रहा है। अरे मैंने कोई डेंजरस नहीं है, अगर आप ध्यान से पूरी क्लास को देखेंगे ना तो कल की क्लास में आप चुटकियों में ये सारी चीजें बनाने लग जाओगे। तो बोला ठीक है सर ये बन गया सर, ये बन गया सर। अब ये देखने के बाद में बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर डमी हटाने की कोशिश करते हैं। बोला सर ये तो ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर डमी हटा के देखते हैं, आप वो मिनिमम डमी वाला कंसेप्ट बताते हैं, तो इसमें मिनिमम कितनी डमी चाहिए? क्या सच में दोनों डमी की जरूरत है? मैंने कहा अभी देख लेते हैं। तो आपने कहा कि सर अगर मैं यहां लिखता हूं ए और अगर मैं यहां लिखता हूं बी, यहां तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई विपत्ति नहीं होनी चाहिए। बोला नहीं सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब हम पहुंचे सी पर, तो ये जो सी आपने बनाया है और ये जो डी आपने बनाया है, यहां पर पहला चैलेंज आपके सामने आएगा। तो बहुत सारे बच्चे मन में ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना सर इस सी को मैं बना देता हूं यहां पर और उसके बाद यहां बना देता हूं ई। ये आपके पास में पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिसको आप लोग देख सकते हैं। मैंने कहा कैसे सर? देखो ई से पहले, ई से पहले डी और सी है, यानी ई का प्रीडिसेसर कौन है? डी कॉमा सी। अब जब मैं यहां एफ बनाऊंगा तो एफ का प्रीडिसेसर भी कौन बन जाएगा? डी कॉमा सी, जबकि एफ का प्रीडिसेसर है सी। इसलिए आप कहेंगे सर पहली इंपॉर्टेंट बात कि इस डमी को हटाया नहीं जा सकता, इस डमी को हटाया नहीं जा सकता, और ये हो गया हमारे पास में सी, ये आ गया डमी। बोला ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। फिर सर आपने कहा कि ये एफ है, और अगर मैं ई को ले आऊं एफ के पास, ई को ले आऊं एफ के पास, ये आ गया हमारे पास में जी। जी का प्रीडिसेसर ई कॉमा एफ है,
तो हमने कहा जी का प्रीडिसेसर जो है वो ई कॉमा एफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सर ये और ये दोनों आपके पास में नेटवर्क बिल्कुल सही है। अगर कोई आपसे पूछता है इस नेटवर्क में मिनिमम कितनी डमी की आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर मिनिमम एक डमी की मुझे जरूरत है, एक डमी की, और वो एक डमी जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसको हटाया जा सकता तो मैंने हटा दिया। तो मैं जो देख पा रहा हूं वो ये है कि हाँ, आपको यहां पर जो नेटवर्क बनाना मैं सिखा रहा हूं ना, उसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स तो अब आप लोग बड़ी आसानी से डील कर पा रहे हैं। कल मैं आप लोगों को इसके अंदर कुछ बड़े एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा, जहां से आपको ये समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस नेटवर्क डायग्राम में कैसे बनती है। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या इसी तरीके का नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास में आएगा? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एग्जाम के अंदर बेटा इस तरीके का नेटवर्क बनाने के लिए नहीं आता है। एग्जाम के अंदर इस नेटवर्क से जुड़े क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब नेटवर्क से जुड़े क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग यहां पर एटलीस्ट नेटवर्क बनाना सीख लें। और जब तक आप नेटवर्क बनाना नहीं सीखेंगे ना, तब तक नेटवर्क को सॉल्व कैसे करेंगे? इसलिए आज की इस क्लास के अंदर मैंने सिर्फ आपको बेसिक नेटवर्क बनाना सिखाया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आज पहली क्लास है। आपकी जो क्लास रहेगी वो 6 बजे से लेकर 7:45 तक डेली चलने वाली है। अभी 2-3 दिन आपकी यूट्यूब पर क्लास चल रही है, उसके बाद आप एप्लीकेशन पर इस क्लास को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं ले रखा है, और अगर आप मान लीजिए आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं। अब आरआरबी जेई की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीबीटी 1 तो लिख दिया है और सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको मैं बता देता हूँ बेटा, सिर्फ 699 रुपए में आपको सीबीटी 2 का पूरा कोर्स मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि आप फाउंडेशन लाइक आरआरबी जेई सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं 2025 के लिए, तो बेटा सिर्फ 999 रुपए में आपको यहाँ पर पूरा कोर्स मिल जाएगा 1 साल के लिए। और अगर आप मान लीजिए कि लक्ष्य बैच के नाम से ये बैच मिल जाएगा आपको, अगर मान लीजिए कि आप मल्टीपल एजी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पास में उड़ान बैच अवेलेबल रहेगा, जो अभी 1299 रुपए में 1 साल के लिए मिल रहा है। सभी ऑफर्स आपको नए साल, हालांकि शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हमारी साइड से सभी बच्चों को नए साल के जो भी सौगात हम दे सकते हैं, जो भी डिस्काउंट, जो भी मैक्सिमम ऑफर हम दे सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आप सब बच्चों तक ये पहुंचे, जिससे कि आप लोग अपने मनपसंद एजेई एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। अगर आप नंबर ऑफ लाइक सारे एजेई एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो उड़ान बैच एक ऐसा बैच है जिसमें एसएससी जेई, आरआरबी जेई और भी स्टेट जेई एग्जामिनेशंस कवर किए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको इस चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो कंफ्यूजन अब रहा नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7742020422। अगर आपको अपनी तैयारी या किसी भी चीज से लेकर कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप डायरेक्टली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज की ये क्लास आप लोगों के लिए, इसके ऊपर बेटा हम एक बढ़िया सा वीडियो बना देंगे जिसको आप आराम से देख लेना, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज की क्लास आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। कल फिर मिलेंगे 6 बजे, और मैं बाकी बच्चों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप सभी बच्चों को इन क्लासेस को लाइव करना है। लाइव करने का जो मजा है आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए वो बहुत जबरदस्त। तो कल हम लोग फिर से 6 बजे मिलेंगे और इसी नेटवर्क के अगले पार्ट को, यानी कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा के कुछ और एग्जांपल्स हम लोग सीखेंगे और उन क्वेश्चंस को भी कल सॉल्व करना सीखेंगे। फिर आगे बात करेंगे कि नेटवर्क बनाने का फायदा क्या होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। कल मिलेंगे सेम टाइम पर इसी चैनल पर। वंस अगेन थैंक यू सो मच।